हेलो बच्चों, हाउ आर यू? गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप लोग? ठीक हो? तो आज हम हिंदी में बताने जा रहे हैं क्योंकि हमारे हिंदी में कुछ स्टूडेंट्स हैं तो वो जानना चाहते थे कि क्रोमोसोम का माइटोसिस में आप हिंदी में बताएं, तो उनके लिए मैं बताना चाह रहा हूँ। और ये नीट के लिए, आईएससी बोर्ड के लिए, आईजीसीएसई बोर्ड के लिए, कैम्ब्रिज बोर्ड के लिए, 12th क्लास के लिए, है ना, सबके लिए बहुत यूज़फुल है। इसमें काफ़ी डिस्कशन करेंगे, राइट। ये तो बेसिक क्लासेस हैं। एडवांस डिस्कशन जानने के लिए आप हमारा रेगुलर बैच ज्वाइन करिए जो कि 5 to 7 एवरी डे होता है, ठीक है ना। 3 दिन चलेगी नीट की क्लासेस। हाँ, ओके, थैंक यू, बाय बाय। अभी बाय बाय नहीं कर रहे हैं, ठीक है। अभी नहीं जाना तुम लोग, अभी क्लास स्टार्ट हुई है अबाउट द क्रोमोसोम इन माइटोसिस। तो आप जानते हो क्रोमोसोम बिहेवियर बहुत इंपॉर्टेंट है माइटोसिस में। माइटोसिस पूरी प्रोसेस होती है जिसमें माइटोसिस को हम पढ़ेंगे, राइट। तो उसका क्रोमोसोम बिहेवियर पढ़ेंगे। एक नया टर्म आया है, स्टल एंड एनस्टल माइटोसिस, सेंट्रियोल एंड एमटीओसी। इसके बारे में सुना ही होगा। इसके बारे में नीट में 2012 में 22 में पूछा हुआ था। क्रोमेटिन कंडेंसेशन क्या होता है, कैसे कंडेंस करता है, इसमें पैकिंग रेशियो का बड़ा रोल है, लेकिन पैकिंग रेशियो यहाँ पर डिस्कस नहीं कर रहे हैं। रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल डिस्कस करेंगे। रोल ऑफ कोहेसिन का, कंडेंसिन का डिस्कस करेंगे। एसएमसी प्रोटीन का डिस्कशन करेंगे। थोड़ा एडवांस लेवल पे है, लेकिन बस बेसिक बातें बताएंगे, बहुत ज़्यादा एडवांस नहीं जाएंगे। ये आपके कोर्स में रहेगा, ठीक है। तो लेट अस स्टार्ट लर्निंग। अगर आप क्रोमोसोम बिहेवियर जानना चाहते हो तो सेल साइकिल देखना पड़ेगा। तो ये आप देख रहे होंगे, दिस इज़ द कंप्लीट सेल साइकिल। ये पूरा कंप्लीट सेल साइकिल है ना। और जिसमें सबसे लंबा फेज होता है इंटरफेज, ओके। इसके बाद आता है प्रोफेज। प्रोफेज में आप देख रहे हैं द न्यूक्लियस की जो वॉल है, न्यूक्लियस वॉल इज गोइंग टू डिजॉल्व। अब यहाँ पे क्रोमोसोम थ्रेड की तरह है, काफ़ी इंटरफेज में देखेंगे काफ़ी कंडेंस नहीं हुआ है। क्रोमेटिन काफ़ी थ्रेड की तरह है ना, काफ़ी एंटेंगल्ड है, काफ़ी बड़े बड़े हैं, है ना। तो इनको अलाइन करके क्रोमोसोम बनाना है, कंडेंस करके। तो यहीं पे होता है, इंटरफेस से स्टार्ट होता है क्रोमोसोम कंडेंसेशन, ठीक है। क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट विद इंटरफेस। प्रोफेज में थोड़ा सा होता है, मेटाफेज में देयर इज ए कंप्लीट कंडेंसेशन, ठीक है। एंड यहाँ पे क्या होता है, क्रोमोसोम विजिबल होता है एंड कितना टाइम्स, 10,000 टाइम्स कंडेंसेशन होता है एज कंपेयर टू इंटरफेस, ओके। दिस इज 10,000 टाइम मोर कंडेंसेशन एज कंपेयर टू इंटरफेस, ओके। क्लियर है? इतनी बात समझ में आ रही है ना। तो लेट अस गो फर्दर, आगे बढ़ते हैं। तो मेटाफेज में क्या दिख रहा है आपको? मेटाफेज में आपको दिख रहा होगा कि क्या बिहेवियर हो रहा है। क्रोमोसोम सारे अलाइन कर गए हैं मिडिल ऑफ द सेल्स में। और ये क्या है बच्चों? व्हाट इज दिस? सेंट्रोसोम से डिराइव होता है। और आपको क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बताएंगे। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देखोगे तो यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड नहीं थी, यहाँ पे क्रोमेटिन था, राइट। इंटरफेज में डबल हुआ, इंटरफेज में क्रोमोसोम नंबर डबल हुआ। तो यहाँ पे 46 क्रोमोसोम बना 92 के आसपास, ठीक है ना। 92 के आसपास क्रोमोसोम बना, क्लियर। अब 92 जो क्रोमोसोम बना, तो ये कैसे बना? ये सिस्टर क्रोमेटिड बनी। सिस्टर क्रोमेटिड आपको पता है, सिस्टर क्रोमेटिड। अब ये तो हो गया एक क्रोमोसोम जो सेंट्रियोल से अटैच है। अब सिस्टर क्रोमेटिड्स भी ऐसे बन जाएगी, तो ये डबल हो गया, ठीक है। और ये सिस्टर क्रोमेटिड बनी, इससे एस्टल फाइबर या माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होंगे। और इसकी साइड में एक प्रोटीन होता है, दैट इज कॉल्ड एज इस प्रोटीन को कहते हैं काइनेटोकोर। क्या कहते हैं? काइनेटोकोर। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है काइनेटोकोर। काइनेटोकोर से ही आपका स्पिंडल फाइबर जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है एस्टल माइटोसिस में। हम डिस्कस करेंगे क्या है एस्टल माइटोसिस और एनेस्टल माइटोसिस, ठीक है। तो एस्टल रेज होती है जो कि माइक्रोट्यूब्यूल बंडल की बनती है, वो बताएंगे आगे। तो ये कंप्लीट कंडेंसेशन हो गई। यहाँ पे विजिबल है, माइक्रोस्कोप में आप देख सकते हो। ओनियन का एक्सपेरिमेंट आपने देखा भी होगा क्लास में, तो ये आप देख सकते हो, राइट। यहाँ पे मिडिल ऑफ द सेल्स
आप देख रहे हो कि पूरा क्रोमोसोम अलाइन है और ये जुड़ा हुआ है एस्ट्रल रेस, इसको बोलते हैं एस्ट्रल रेस, ठीक है, एस्ट्रल रेस से जुड़ा हुआ है। अब जैसे मेटाफेज कंप्लीट होगा, अलाइनमेंट क्यों हो रही, क्योंकि दो पोल बन गए हैं, राइट, दिस इज वन पोल एंड दिस इज सेकेंड पोल, दैट्स वाई। तो चूंकि एस्ट्रल रेस दो है तो इसको एम्फी एस्ट्रल भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? एम्फी एस्ट्रल, ठीक है ना। तो आप देख सकते हो अर्ली एनाफेज में क्या हो रहा है, पुलिंग हो रही है, एस्ट्रो या पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन होता है, जिसको हम वर्ड करते हैं पुलिंग। तो अगर अटैच हो रहा है तो इसको कहते हैं पॉलीमराइजेशन, ठीक है। डिटैच हो रहा है तो इसको बोलते हैं डीपॉलीमराइजेशन। तो डीपॉलीमराइजेशन हो रहा है, यहाँ पे पीछे जा रहा है, ठीक है ना, पुलिंग हो रही है, ठीक। अब देखो लेट एनाफेज में क्या हो रहा है, लेट एनाफेज में अब आपका अगेन एक न्यूक्लियर वॉल आ गई वापस, राइट। अभी न्यूक्लियर वॉल आने से क्या होगा कि जितना क्रोमोसोम था ये हाफ हो गया, क्योंकि सिस्टर क्रोमेटिड थे तो हाफ सिस्टर क्रोमेटिड इधर हो गए, काइनेटोकोर की हेल्प से पुलिंग हो रही है एस्ट्रल रेस की, और आधा इधर चले गए, ठीक है। तो हाफ हाफ जा रहा है, तो इधर भी कंटेंट यहाँ पे क्या था, 2n था, ठीक है ना, 46। अब यहाँ पे कितना हो गया था, 92, यहाँ पे भी 92 था, ठीक है, यहाँ पे भी 92 था। अब यहाँ पे अगेन क्या हो गया, जब हाफ हाफ डिवाइड हो गए तो अगेन हो गया 46, यानी 2n मेंटेन हो गया। तो इसको क्या बोलते हैं, इक्वेशनल डिवीजन। क्या बोलेंगे, इक्वेशनल डिवीजन, ओके, इक्वेशनल डिवीजन। इक्वेशनल डिवीजन क्यों बोलेंगे, क्योंकि हाफ हाफ जा रहा है। अब ये सेल का देखो सेल फरो बन रहा है एनिमल सेल में, राइट। अभी बाद में कंप्लीट सेल फरो यहाँ पे बन गई टीलोफेज में, और सेल कंप्लीटली डिवाइड हो गया, और स्पिंडल जो सेंट्रोसोम से बन रही थी वो कंप्लीटली अब डिसॉल्व हो रही है, और ये लॉस्ट हो जाएगी अब थोड़ी धीरे धीरे। आप यहाँ देखो टीलोफेज, लेट टीलोफेज, यहाँ पे कंप्लीटली क्रोमेटिन में कन्वर्ट हो रहा है, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, इसको क्या बोलेंगे, डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम, ठीक है, डीकंडेंसेशन हो गई। अब देखोगे ये कंप्लीट इंडिपेंडेंट 2 डॉटर सेल बन गई, ठीक है। तो सेल साइकिल दो पार्ट का होता है, एक प्रेपरेटरी फेज, जो इंटरफेज को क्या बोलते हैं, दिस इज कॉल्ड एज द प्रेपरेटरी फेज। प्रेपरेटरी फेज क्यों बोलते हैं, प्रेपरेटरी फेज इसलिए बोलते हैं कि यहाँ पे सेल प्रिपेयर कर रही होती है। जैसे यहाँ पे देखो ये इंटरफेज है पूरा, दिस इज कंप्लीट इंटरफेज, तो काफी लंबा दिख रहा होगा, G1 चेक पॉइंट, S एंड G2, ये काफी लंबा होता है, राइट। तो ये काफी लंबा क्यों है, दिस इज कॉल्ड एज द इंटरफेज, प्रेपरेटरी फेज कहते हैं। अब प्रिपरेशन हो रही है, यहाँ पे सेल ग्रोथ हो रही है, एवरीथिंग इज गेट डबल, सब कुछ डबल हो रहा है जीवन में, ठीक है। और G1 चेक पॉइंट है, ये यहाँ पे चेक भी करेगा कि हर चीज अवेलेबल है कि नहीं। फिर डीएनए सिंथेसिस होगी, डीएनए सिंथेसिस जानते हो बहुत इंपॉर्टेंट है, डीएनए ही हेरिडेटरी मटेरियल है, राइट। तो ये फेथफुल रेप्लिकेशन होना चाहिए यहाँ पे। तो डीएनए सिंथेसिस डबल होगी, अगर अच्छे से हो गई तो सेल ग्रोथ अगेन यहाँ पे G2 चेक पॉइंट से यहाँ पे होगा, राइट। तो यहाँ पे डीएनए को छोड़ करके जीवन में सारा कुछ डबल होगा, नॉट डीएनए, नो डीएनए एक्सेप्ट डीएनए, एवरीथिंग इज गेट डबल, ठीक है। यहाँ पे सब कुछ डबल हो गया, प्रोटीन, क्रोमेटिन, फाइबर, सेंट्रोसोम, सब कुछ डबल हो गया, ठीक है, जितना भी चीज़ चाहिए। डीएनए सिंथेसिस यहाँ पे यस फेज में स्पेशली डबल होगा, तो इसलिए काफ़ी लंबा हो जाता है इंटरफेज। माइटोटिक फेज में देखोगे यहाँ पे छोटा सा है, और यहाँ पे माइटोटिक फेज है, यम चेक पॉइंट इसको भी बोलते हैं, माइटोटिक फेज, है ना। माइटोटिक फेज और G2 चेक पॉइंट बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि G2 चेक पॉइंट में आपका सारा डीएनए की इंटीग्रिटी चेक होगी, यानी डीएनए फेथफुल हुआ है कि नहीं, कॉपी तो हुआ है नहीं, कोई एरर तो नहीं है, राइट। तो इस तरीके हम कह सकते हैं कि सेल साइकिल इज कंट्रोल्ड बाय 3 चेक पॉइंट्स। कौन कौन से हैं ये आप देख लो, G1, ओके, फिर कौन सा S, फिर G2, फिर M, ठीक है, क्लियर। कमेंट में कमेंट करते रहो, ठीक है, सब्सक्राइब भी कर लो। सब्सक्राइब करने से क्या होगा कि जैसे वीडियो डालूंगा आपको पता लग जाएगा, ठीक है। और नीट एडवांस कोर्सेज लेना तो क्लासेस में आना पड़ेगा, क्योंकि एक एक चीज़ क्लियर होनी चाहिए, ठीक है ना। वैसे यहाँ भी सब्सक्राइब कर सकते हो,
तो यहाँ पे सब्सक्राइब करो, बाद में पेमेंट बेसिस पे कर देंगे तो पूरा कंप्लीट बायोलॉजी का आपको चैप्टर मिल जाएगा। और नहीं तो वैसे फीस वगैरह के लिए आप बातें कर सकते हो, कमेंट में आप छोड़ो, मैं आपसे कांटेक्ट कर लूँगा। अपना फ़ोन नंबर छोड़ो, जो भी रिक्वायरमेंट है छोड़ो, तो आई विल कांटेक्ट। तो इंटीग्रिटी, अब सबसे बड़ा सवाल होता है कि ये भी पूछता है, 2-3 क्वेश्चन पूछे जाते हैं कि एस फेज में हो क्या रहा है। एस फेज में पहले तो 46 क्रोमोसोम 92 में हो रहा है, और स्पिंडल फाइबर कब बन रहा है, तो G1 में बन जाता है, ठीक है, जो ग्रोथ फेज कहते हैं, यहाँ पे काफ़ी बन जाएगा। और सेल साइकिल 3 चेक पॉइंट्स में है, और इंटीग्रिटी ऑफ डीएनए कब चेक होगा, G2 में, G2, क्योंकि G2 में आपका ये रेप्लिकेशन तो एस फेज में हो रही है G1 के बाद, उसके बाद G2 में होगा। तो प्रॉपर क्रोमोसोम डुप्लीकेशन इज असेस्ड एट G2 पॉइंट, अटैचमेंट ऑफ ईच काइनेटोकोर टू स्पिंडल फाइबर इज असेस्ड एट M चेक पॉइंट। अभी आपको समझ में नहीं आ रहा होगा कि अटैचमेंट क्या है, काइनेटोकोर कहाँ होता है, स्पिंडल फाइबर कैसे अटैच हुआ, तो ये सारा चेक होता है, आप इतना जान लो अभी M चेक पॉइंट्स में, G2 के बाद। स्पिंडल फाइबर अगर सही नहीं तो सेल बनेगा नहीं तो इसलिए इसकी चेकिंग बहुत जरूरी है। तो अगर आप देखोगे तो माइटोसिस को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, ठीक है ना। माइटोसिस एक तो ओपन होता है, जो यूकेरियोट में हो रहा है माइटोसिस, जो हमारे बॉडी ग्रोथ में हो रही है, जो लिजार्ड में हो रही है, स्टार फिश में हो रही है, वो सारी क्या ओपन है, बताऊंगा कैसे क्या डिफरेंस है। और दूसरा होता है क्लोज्ड, ईस्ट वगैरह में होता है, न्यूक्लियर एनवेलप इंटैक्ट रहेगा, ये डिजॉल्व नहीं होगा डिवीजन में। यहाँ पे क्या होता है, डिजॉल्व हो जाता है, यहाँ पे ओपन हो जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पे जैसे ये सेल है, तो आपने देखोगे कि क्रोमोसोम एनवेलप, न्यूक्लियर एनवेलप डिजॉल्व हो जाता है, क्रोमोसोम बाहर आ जाता है, इसलिए इसको कहते हैं ओपन। और यहाँ पे क्या है, ईस्ट में ये सारा आपका न्यूक्लियर एनवेलप रहेगा, क्रोमोसोम इसके अंदर रहेगा, सारा कुछ इसी के अंदर होगा। और दूसरा एक माइटोसिस होता है एस्टल एंड एनेस्टल। अब यहाँ पे देखो क्लियरली है ना, ओपन माइटोसिस में, ओपन माइटोसिस में क्या है, न्यूक्लियर एनवेलप डिजॉल्व हो रही है, और ये स्पिंडल फाइबर 2 एंड में है, ठीक है ना, जो कि और सेल कंस्ट्रिक्ट कर रही है साइटोकाइनेसिस में, और 2 सेल बन रही है। यहाँ पे अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है, ईस्ट में स्पिंडल फाइबर न्यूक्लियर एनवेलप भी साथ में है, न्यूक्लियर एनवेलप खुद भी डिवाइड हो जा रहा है, 2 पार्ट में चला जा रहा है, और बाद में सेल सेपरेशन हो जा रही है। इसी तरह से इसी चीज को इंडिकेट करते हैं ओपन यूकेरियोट्स को एस्टल भी कहते हैं, और क्लोज्ड को एनेस्टल भी कहते हैं। तो एनेस्टल इज व्हाट, एनेस्टल जहाँ पे एस्टर के यूज नहीं हो रहा है, यहाँ पे देखो एस्टर का यूज नहीं हो रहा है, ठीक है ना। यहाँ पे स्पिंडल फाइबर नहीं लिखा हुआ है, स्पिंडल फाइबर तो है बट वो सेंट्रोसोम वगैरह नहीं है, ठीक है ना। और न्यूक्लियर एनवेलप बेसिकली डिजॉल्व नहीं हो रहा है, तो एनेस्टल, एस्टल एब्सेंट है, इसलिए एनेस्टल कहते हैं। एनेस्टल कहाँ होगा, प्रोटोजोन्स में होंगे, लोअर यूकेरियोट्स में होंगे, ठीक है ना। तो इतना समझ में आ गया आपको, एस्टल वर्सेस एनेस्टल। रुक जाओ एक सेकेंड, समझ में आ रहा है ना, नहीं समझ में आ रहा होगा तो कमेंट में डालना, ठीक है, मैं बताऊंगा, फिर से वीडियो बना दूंगा, ठीक है। एनेस्टल क्या होता है, नो एस्टर, ठीक है। और ये कहाँ होगा, प्रोटोजोन्स में होगा, लोअर यूकेरियोट्स में, लोअर यूकेरियोट्स भी नहीं कह लो, प्रोटोजोन्स में है, प्रोकैरियोट्स में है, ठीक है ना, ईस्ट में है, एनेस्टल माइटोसिस बोलेंगे। तो एनेस्टल माइटोसिस को समझने के लिए आपको ये जानना पड़ेगा कि एक्चुअल में हो क्या रहा है। तो ये पूरा कंपोजिशन, ये डायग्राम देखो आप, डायग्राम देखो, तो एस्टल रेस बनता कैसे है, एस्टल रेस होता क्या है, एस्टल रेस जो होती है एक रस्सी होती है मोटी सी, ठीक है ना, इसके अंदर छोटे छोटे रस्सी होती है, छोटे छोटे रस्सी होती है, और ये जो छोटे छोटे रस्सी होती है इसको कहते हैं माइक्रो ट्यूब्यूल, क्या कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल, ठीक है। अब जो माइक्रोट्यूब्यूल है ये तो स्ट्रेट रोप जैसे स्ट्रक्चर होती है, और ये बनी होती है किस प्रोटीन की, टिबुलिन की, ठीक है ना, टिबुलिन की बनी होती है। तो एनेस्टल माइटोसिस जो प्लांट में होती है, मैंने यहाँ बताया ना लोअर यूकेरियोट या, तो एनेस्टल माइटोसिस प्लांट में होती है, ये नोट कर लो, ठीक है, प्लांट में होती है। एनेस्टल माइटोसिस प्लांट में होती है, प्रोटोजोन्स में होती है, ईस्ट में होगी, ठीक है। तो इसके फीचर्स अलग ही होते हैं। तो प्लांट में क्या होता है कि देयर इज नो सेंट्रोसोम और सेंट्रियोल, प्लांट में कोई भी सेंट्रोसोम या सेंट्रियोल नहीं होता। तो ड्यूरिंग द डिवीजन ऑफ प्लांट सेल स्पिंडल फाइबर फॉर्म बट नो सेंट्रियोल। तो स्पिंडल फाइबर तो रहेंगे एनेस्टल में, अगर आपने देखा होगा, लेकिन कोई सेंट्रियोल या एस्टर नहीं बनता है। इस तरह से माइक्रोट्यूब्यूल एस्टर रहेगा, स्पिंडल फाइबर तो बनेगा लेकिन वो एस्टल के रूप में नहीं रहेगा।
तो अब देखोगे आप यहाँ पे, अगर मैं जूम करूँ, और जूम का स्ट्रक्चर आपको पता ही होगा, मैं इधर जूम कर देता हूँ। अब आपको डायग्राम में क्लियर दिख रहा होगा, ठीक है, कि यहाँ पे देखो ये जो एस्टल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है ना, यहाँ पे दिख रहा होगा जो एस्टल माइक्रोट्यूब्यूल है, ठीक है ना, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर है, यहाँ पे माइक्रोट्यूब्यूल निकल रहा है। और यहाँ पे देखोगे एक प्रोटीन होती है जो सेंट्रियोल के बगल में होती है, उसको कहते हैं काइनेटोकोर। ये नीट में पूछा भी गया था 2022 में। तो यहाँ पे जाके अटैच करती है ताकि इसको पुल कर सके, इसको खींच सके, सिस्टर क्रोमैटिड को अलग कर सके। तो जो काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल होते हैं इसको के फाइबर भी कहते हैं। और चूंकि दो पोल हैं, है ना, तो इसको कहते हैं पोलर माइक्रोट्यूब्यूल। और इधर जो एस्टल सेंटर है या सेंट्रोसोम का जो पार्ट है, ये इसको एमटीओसी कहते हैं, माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, क्योंकि यहाँ पे ढेर सारी माइक्रोट्यूब्यूल निकल रही है। इतना क्लियर हो गया, आई होप। तो क्रोमोसोम आर अटैच्ड टू काइनेटोकोर माइक्रोट्यूब्यूल वाया काइनेटोकोर। काइनेटोकोर समझ में आ गया, सिस्टर क्रोमैटिड के पास होता है। पोलर जो माइक्रोट्यूब्यूल होता है, पोलर माइक्रोट्यूब्यूल वो बड़ा इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना। इसको मोटर प्रोटीन भी कह सकते हैं क्योंकि ये ट्यूबुलिन का खुद ही बना हुआ है। तो एस्टल माइक्रोट्यूब्यूल किससे अटैच होगा? स्पिंडल पोल टू सेल मेम्ब्रेन। माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन इज न्यूक्लिएटेड एट द माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल पॉलीमराइजेशन न्यूक्लिएटेड माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर, ठीक है। तो अब ये देखो, यहाँ पे आपको क्लियरली दिख रहा होगा, ये डायग्राम देखो, आप डायग्राम दिख रहा है सबको? हेलो, डायग्राम दिख रहा है? यस, कमेंट बॉक्स में डाल देना, ठीक है। दिखा था। तो ये काइनेटोकोर है, ये देख रहे हो, रेड रेड कलर का है। ये मैं जूम कर दूं? हाँ, ये जूम करके देखो। तो 2 सेंट्रोमियर है। क्या ये 2 सेंट्रोमियर है, राइट। तो सेंट्रियोल वर्ड यूज करते हैं, बताऊंगा। इसके बगल में एक प्रोटीन है, एक प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स है, इसको काइनेटोकोर कहते हैं। अब ये देखो माइक्रोट्यूब्यूल ब्लू कलर की आ रही ना, इससे ज्वाइन कर गई, इसी को कहते हैं। तो ये क्यों ज्वाइन कर गई? क्योंकि अपोजिट पोल में इसको खींचना है, सेपरेशन करना है एनाफेज के टेलोफेज के दौरान, ठीक है ना। एनाफेज स्टार्ट हो जाएगी तो ये क्रोमेटिड अलग हो जाएगी और माइक्रोट्यूब्यूल डीपॉलीमराइजेशन होगा, इसलिए शॉर्टनिंग होती है, तो पुलिंग स्टार्ट हो जाती है। तो ये देख रहे हो थोड़ा सा गैप बना हुआ है, राइट। तो सेंट्रोसोम 2 सेंट्रियोल बनाता है और सेंट्रोसोम का दूसरा फंक्शन है एमटीओसी के रूप में, राइट। एमटीओसी का फुल फॉर्म बताया था अभी, क्या बताया था, याद है? एमटीओसी का फुल फॉर्म बताया था, माइटोकॉन्ड्रियल माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर। माइक्रोट्यूब्यूल ऑर्गेनाइजिंग सेंटर भी बताया था आपको, एमटीओसी, राइट। एमटीओसी ध्यान रखना है, एमटीओसी बहुत इंपॉर्टेंट है। हाँ, इस पर डिस्कशन कर चुका हूँ, राइट, ठीक है। सो ये स्पिंडल बनाते हैं, एक स्पिंडल बनाते हैं जो कि माइक्रोट्यूब्यूल का बना होता है, ठीक है ना। छोटी रस्सी, फिर बड़ी रस्सी, मोटी रस्सी। ईच क्रोमेटिड कंटेन 1 काइनेटोकोर एट सेंट्रोमियर टू विच स्पिंडल आर माइक्रोट्यूब्यूल इज अटैच्ड। अब इसी से जो सेंट्रोमियर है ना, या कह लो यहाँ पे सेंटर ऑफ द क्रोमोसोम में जो स्ट्रक्चर है काइनेटोकोर, उसी से माइक्रोट्यूब्यूल अटैच होगी, इसी से पुलिंग होगी। तो ये इंपॉर्टेंट था। यहाँ पे और क्लियर है, सेंट्रोसोम विद सेंट्रियोल पेयर, 2 सेंट्रियोल होता है, मैंने बताया था सेंट्रोसोम में। तो ये अपोजिट पोल पे होते हैं और ये जो सेंट्रियोल पेयर है इसी को एमटीओसी कहते हैं, माइटोटिक सेंटर, है ना। यहाँ से निकलती है आपका एस्टर। एस्टर ये देख रहे हो, यहाँ पे निकला हुआ है, ये देखो एस्टर निकला हुआ है, ठीक है। ये सेंट्रोमियर यहाँ पे, और इसके बगल में काइनेटोकोर होगा। तो ये देखो सेंट्रोमियर है, ये वाला पोर्शन सेंट्रोमियर है। ये डीएनए, क्रोमोसोम एक्चुअली में क्या है? डीएनए, कंडेंस डीएनए है। कंडेंसेशन कैसी होती है? ये कंडेंसेशन डिसाइड होती है पैकिंग रेशियो से, इसकी बात हम बाद में करेंगे ना। तो ये आप देख सकते हो, सेंट्रोसोम 2 एंड होता है, इधर प्लस एंड और माइनस एंड। प्लस एंड कहाँ पे होगा? जहाँ पे काइनेटोकोर है क्रोमोसोम के पास, और अपोजिट एंड में क्या है? माइनस एंड है। तो प्लस एंड मतलब पॉलीमराइजेशन एंड, और माइनस एंड जहाँ पे डीपॉलीमराइजेशन एंड होगा, ठीक है। पॉलीमराइजेशन डीपॉलीमराइजेशन समझते हो ना, पॉलीमराइजेशन मीन्स एडिशन बढ़ेगा और डीपॉलीमराइजेशन मीन्स नॉन एडिशन। तो ये माइक्रोट्यूब्यूल की रस्सी है, ग्रीन कलर की दिख रही है, ट्यूबुलिन से बना हुआ है, राइट, ट्यूबुलिन से बना हुआ है, और ये काइनेटोकोर से जाके अटैच हो रही है, ठीक है। तो फ्यूचर मेटाफेज प्लेट को दिखा रही है। इसमें डायनिन और काइनेसिन, ये 2 मोटर प्रोटीन होती है। कौन कौन सी? लिख लो, डायनिन एंड काइनेसिन। वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट कर देना, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा। कमेंट करते नहीं हो, लाइक ही करते हो। ये सबके लिए यूजफुल है, नेट के लिए, आप लेक्चर से कोई एग्जाम दे रहे हो, है ना।
असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए, कहीं भी इंटरव्यू में जा रहे हो, पीएचडी के लिए जा रहे हो, तो ये सारी छोटी छोटी बातें बड़ी इंपॉर्टेंट है। वीडियो कई बार देखोगे तभी समझ आएगा, ठीक है। इसको शेयर भी करना अपने दोस्तों के साथ, लाइक भी करना, है ना, सब्सक्राइब भी करना, है ना। ये मत सोचा करो कि फ़ायदा होगा नुकसान होगा, फ़ायदा ज़रूर होगा। इसको बार बार देखोगे तो समझ में आएगा, याद भी हो जाएगा, ठीक है। हिंदी में इसीलिए इस बार बना रहा हूँ, अदरवाइज इंग्लिश में ही होता है। तो सेंट्रोमियर इज द पार्ट ऑफ क्रोमोसोम दैट लिंक सिस्टर क्रोमैटिड, नोट कर लो पहला पॉइंट। दूसरा, ड्यूरिंग माइटोसिस स्पिंडल फाइबर अटैच टू सेंट्रोमियर वाया कैंटोकोर। थर्ड पॉइंट है, प्रोफेज ऑफ माइटोसिस स्पेशलाइज्ड रीजन इन द सेंट्रोमियर कॉल्ड कैंटोकोर अटैच क्रोमोसोम टू स्पिंडल फाइबर। तो ये तीनों पॉइंट हमने डिस्कस किए हैं अभी। तो आपको सिस्टर क्रोमैटिड क्लियरली यहाँ पे डायग्राम में दिख रहा होगा। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर आप देख लो, है ना। क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी आप देखो, जो डीएनए आप देखते हो ये एक्चुअल में कंडेंस होता है इन द फॉर्म ऑफ क्रोमोसोम। ये देख रहे हो डायग्राम में, डीएनए डबल हेलिक्स है, ठीक है। या कंडेंसेशन हुई 1 लेवल की, 2 लेवल की, 3 लेवल की, है ना। तो ऐसे बहुत कंडेंसेशन होती है, 4 लेवल की। सारी कंडेंसेशन बनने के बाद ये बना क्रोमोसोम। इसमें आप देख सकते हो सेंट्रोमियर है बीच में, ही पूछा जाता है बीच में क्या है सेंट्रोमियर। छोटा आर्म है पी आर्म, और बड़ा आर्म को कहते हैं क्यू आर्म। हिस्टोन प्रोटीन होता है, हिस्टोन प्रोटीन और डीएनए ये रैप करते हैं, है ना। फिर न्यूक्लियोसोम बनता है, न्यूक्लियोसोम इज द स्मॉलेस्ट यूनिट ऑफ दिस कंडेंसेशन, ठीक है ना, कई बार बता चुका हूँ। तो न्यूक्लियोसोम स्मॉलेस्ट यूनिट है, फिर फर्दर रैपिंग होगी, ठीक है ना। फिर फर्दर स्कैफोल्ड बनेंगे, ठीक है। फिर लूप्स बनेंगे, लूप्स स्कैफोल्ड, है ना। तो इस तरीके से फर्दर फाइनल क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर बन जाता है, वो कभी और डिस्कस करेंगे। तो ये देख रहे हो सेंट्रोमियर सिस्टर क्रोमैटिड, है ना, ये टेलोमियर सेंट्रोमियर, ये हो गया, ठीक है। इतना क्लियर हो गया क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर। तो क्रोमोसोम का स्ट्रक्चर और भी क्लियर होगा। सेंट्रोमियर बीच में, टीलोमियर याद रखना, टीलोमियर भी इसका एक पार्ट है। टीलोमियर का काम क्या है, एक्चुअल में रेप्लिकेशन जब होती है तो टीलोमियर को मेंटेन करना होता है। अगर ये घट गई तो एजिंग स्टार्ट हो जाती है ना। यानी क्रोमोसोम की लाइफ पे ही डिपेंड करता है कि कोई कितना जिंदा रहेगा, राइट। तो टीलोमियर का वो काम है। टीलोमियर शॉर्टनिंग, टीलोमियर रेप्लिकेटेड ईच टाइम एंड दे आर ऑकरिंग एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम, एट द एंड ऑफ द क्रोमोसोम होते हैं टीलोमियर, ठीक है। सो अब क्रोमैटिन कंडेंसेशन की बात करो तो वो बताया कि भाई अब न्यूक्लियोसोम यूनिट है, राइट। तो उसमें एक प्रोटीन भी होती है। अब आप देख रहे हो कोएसिन रिलीज हो रही है। तो कोएसिन, दो सिस्टर क्रोमैटिड जब बनेगी तो उनको होल्ड कौन करेगा, कोएसिन। और कंडेंसिन क्या हो रही, इंडिविजुअल क्रोमैटिड्स पे देख रहे हो यहाँ पे लगी हुई है। तो कंडेंसिन और कोएसिन का ये रोल है। ग्रीन वाला कहाँ है, बीच में। बीच में क्या कर रहा है, ये दोनों सिस्टर क्रोमैटिड को होल्डिंग सिस्टर, होल्डिंग, देख लो, होल्डिंग टू सिस्टर क्रोमैटिड, ओके। तो बाद में जब अलग होना होता है तो ये कोएसिन का देखो क्लीवेज हो गया, है ना। ये अलग हो रही है आराम से, ऐसा नहीं खाली एस्ट्रल रेस पुल करती है तभी अलग होता है। ये कोएसिन का भी बड़ा रोल है, ये कोई बताता नहीं है। आप पूरा ढूंढ डालो वीडियो, है ना, नीट में, नेट में, सब जगह पूछा जाता है लेकिन बताता कोई नहीं, पता ही नहीं किसी को, है ना। तो सब जगह विश्वास मत कर लिया करो। बहुत अच्छे ढंग से बोलते तो हैं बट उतना नॉलेज नहीं होता, तो रिस्क क्यों लेना, है ना। जब आपको अच्छी चीज़ें मिल रही हैं, सारी चीज़ें गारंटी ले रहा हो सिलेक्शन की, तो नीट में आओ ना। फीस भी ज़्यादा नहीं है, ठीक है ना, 52,000 साल की है, राइट, 52,000। और इसमें पूरा बायोलॉजी का पूरा कवर करेंगे। नीट के लिए अच्छे से तैयारी करवाएंगे, रिवीजन भी करवाएंगे, नोट्स भी देंगे, रिकॉर्डिंग भी देंगे, ठीक है। तो वेट क्या कर रहे हो, मुझे मैसेज करो 8556092620 पे, और आपको इमीडिएटली देखोगे कि मैं कैसे करता हूँ। डेमो ले लो, फीस दे दो, क्लास स्टार्ट हो जाएगी। क्लास तो स्टार्ट ही है, अब नीट का रिजल्ट भी आ गया है, ऑलमोस्ट पता हो ही गया तुमको कितना नंबर आएगा, है ना। तो ये पूछा जा सकता है कि कंडेंसिन का क्या रोल है। कंडेंसिन का भाई देखो क्या रोल है, कंडेंसेशन में हेल्प करेगा क्रोमोसोम की, लेकिन कोहेसिन बड़ा इंपॉर्टेंट है, उससे भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो पहले कौन लोड हो रहा है, पहले कोहेसिन, इधर देखो बीच में सिस्टर क्रोमैटिड के ग्रीन वाला, एंड कंडेंसेशन फिर लोड हो रहा है और इसको यहाँ पे अटैच हुआ रेड कलर से, है ना। और बाद में ये रिजोल्यूशन हो जाता है इसका, राइट। तो ये इंपॉर्टेंट है। तो क्रोमैटिन इज एक्सटेंसिवली कंडेंस्ड सेल बिफोर एंटरिंग इनटू द माइटोसिस। कंडेंसेशन बड़ा जरूरी है ना। इसका सेपरेशन भी बड़ा जरूरी है। सेपरेशन में ये चिपका हुआ गोंद की तरह से कोहेसिन काम करता है, याद रखना, ठीक है। तो अब ये भी सवाल उठता है कि ये हो क्यों रहा है, कैसे हो पाता है, इसको कैसे पता चलता है कि भाई सेपरेट होना है या कंडेंस होना है।
तो एक्चुअल में उसको पता नहीं लगता है। कोहेसिन और कंडेंसिन ये फास्फोरिलेशन अनफास्फोरिलेशन पर डिपेंड करता है। अगर अनफास्फोरिलेशन हो रहा है तो अनकंडेंसेशन हो रहा है, और फास्फोरिलेशन हो रहा है तो कंडेंसेशन स्टार्ट हो जा रही है। और अगर हाइपर फास्फोरिलेशन हो जाए, ठीक है ना, तब क्या होगा, अनकंडेंस माइटोटिक क्रोमोसोम। देखो एक बात बताएं, जो जितना इंटेलिजेंट होगा वो क्वेश्चन पूछेगा, जो क्वेश्चन नहीं पूछता है तो फिर वो उतना जीनियस नहीं होता है। तो क्वेश्चन पूछना सीखो, ठीक है ना। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल आपको बता दिया, चेक पॉइंट्स होते हैं G1 G2। तो इस तरह से रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल में जाओगे तो देयर आर 2 टाइप ऑफ रेगुलेशन एंड पॉजिटिव एंड नेगेटिव। तो ये सेल साइकिल ड्राइव कौन करता है, कौन इसको मोटिवेट करता है, एक्टिवेट करता है, तो ये साइक्लिन है। ये साइक्लिन एक्टिवेट होगा तो सेल साइकिल चलेगी, साइक्लिन डीएक्टिवेट हो जाएगा तो बस खत्म, के फिर नहीं चलेगी। और साइक्लिन को एक्टिवेट करने वाला जो एंजाइम है उसको कहते हैं CDK। याद कर लेना, CDK। CDK का फुल फॉर्म क्या है बेटा, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। देखते रहो वीडियो, सब्सक्राइब करोगे, सीरियल से बनाऊंगा, डेली बनाऊंगा, टाइम मिलता है तो बनाते रहता हूँ, ठीक है। तो रेगुलेशन ऑफ सेल साइकिल पॉजिटिव निगेटिव। अब जो निगेटिव होता है वो तब होता है जब क्रोमोसोम S फेज में जो डिवाइड कर रही थी प्रॉपरली डिवाइड नहीं करी, उसको रिपेयरिंग चाहिए, तो रिपेयरिंग के लिए हार्ड करती है, इसलिए इसको कहते हैं निगेटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोसीड करता है, आपकी लाइफ है, अगर आप प्रोसीड करते हो, कंपटीशन में हार्ड वर्क करते हो, तैयारी करते हो, ठीक है, पूरी जान लगाते हो, दिन रात पढ़ते हो। तो बायो में 360 का बच्चे पूछते हैं आना क्या संभव है। अरे यार 360 आएगा क्यों नहीं, जब पढ़ोगे एक एक चीज़ क्लियर होगी, समझ आएगी, डायग्राम बनाओगे, प्रैक्टिस करोगे, प्रॉब्लम सॉल्व करोगे, टेस्ट दोगे, प्रोसीजर पूरा करना पड़ेगा भाई, ठीक है ना। तो ये साइक्लिन क्या होता है बेटे, साइक्लिन ही ड्राइव करता है कि ये पॉजिटिव होगा या निगेटिव होगा। साइक्लिन एब्सेंट होगा तब भी है कि निगेटिव होगा। तो ये ग्राफ से आपको समझ में आएगा, जो साइक्लिन डी है ना, ये देखो G1 फेज में काफ़ी ज़्यादा है, S फेज में और भी है ना। G2 फेज में डाउन होना शुरू हुआ, माइटोसिस में खत्म हो जाता है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि अब सेल साइकिल तो पूरी हो गई, मतलब निकल गया तो पहचानते नहीं, ठीक है, तो मतलब तो निकल गया। तो फिर साइक्लिन E भी बनता है, ये S फेज के लिए जिम्मेदार है, ठीक है ना। साइक्लिन A देखोगे G2 फेज के लिए जिम्मेदार है, ठीक है। तो सबका अपना अपना एक सिक्योरिटी गार्ड है, ठीक है ना। सारे का सिक्योरिटी गार्ड है साइक्लिन डी। साइक्लिन ई इंडिविजुअली S फेज का गार्ड है, साइक्लिन ए G2 फेज का है, फिर माइटोसिस होगी। और साइक्लिन बी स्पेशली इसको ध्यान रखता है कि ये तरीके से हो, ठीक है ना। तो ये एंजाइम का आप दिमाग में हो रहा है, काइनेसिस करता है। काइनेज मतलब जानते हो ना, काइनेज वर्ड मतलब एडिंग फॉस्फेट, एडिंग फॉस्फेट, ठीक है, क्लियर हो गया। तो ये अगर मान लो कोई मॉलिक्यूल X है और काइनेज से आपने ट्रीटमेंट किया तो ये क्या हो जाएगा, X इस पे फॉस्फेट अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया एक्टिवेट। और अगर मान लो फॉस्फेट आपने रिमूव कर दिया तो ये क्या हो जाएगा, डी एक्टिवेट, ठीक है बेटा, इतना बहुत है, राइट। तो इसमें बहुत सारा नहीं जाएंगे, कैंसर वगैरह होता है, ज़्यादा पढ़ना है एडवांस लेवल पे तो फिर मुझे मैसेज करना, बताऊंगा होम्योस्टेसिस कैसे मेंटेन होती है ना, सेल साइकिल कैसे रेगुलेट होता है साइकिलिंग के द्वारा, ये एडवांस में डिस्कशन करूंगा, ठीक है। तो आपको इतना जान लो कि यहाँ पे ये डायग्राम बहुत अच्छा है, तो आप देख सकते हो, डायग्राम पे ध्यान फोकस करो। साइक्लिन नहीं है, साइक्लिन नहीं है तो CDK भी कोई काम नहीं है, ठीक है ना। राम श्याम की जोड़ी है ना, राम नहीं है तो श्याम का कोई काम नहीं है, तो S फेज तो होता ही नहीं है, फिर S फेज चलेगा नहीं, DNA रेप्लिकेशन करेगा नहीं। अब जैसे यहाँ पे साइक्लिन आया, एक्टिव हुआ, CDK भी एक्टिव हुआ, है ना, दो राम श्याम आ गए। अब राम श्याम ने टारगेट 1, टारगेट 2, टारगेट 3, S फेज स्टार्ट हो गया, DNA रेप्लिकेशन फटाफट होने लगा, ठीक है, याद हो गया। तो G1S टारगेट फास्फोलेटेड, फास्फेट वही मैंने बताया काइनेज है तो फास्फोलेट करेगा, और फास्फेट ऐड हो गया टारगेट पे, आप दिखाई दे रहा है यहाँ पे देखोगे तो ये दिख रहा होगा, टारगेट 1 पे फास्फेट, टारगेट 2 पे फास्फेट, टारगेट 3 फास्फेट, ठीक है, ओके। तो ये काम है फास्फेट ऐड करना। और इसमें साइक्लिन और CDK में एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है, तो कहते हैं मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, क्या बोलते हैं, MPF, मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर। साइक्लिन स्टेज एट लो लेवल फॉर much of cell cycle but build up as the cell approaches the GM transition. M cyclin accumulates and bind to CDK already present in the cell forming complexes that are poised to trigger M phase. ये समझ में आ रहा है। तो मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर क्या होता है, ये M साइक्लिन के बारे में कहता है। M साइक्लिन शुरू में बहुत लो होती है,
लेकिन जैसे जैसे एम फेज में पहुंचेगा माइटोटिक फेज में, तो एम साइक्लिन जो है बहुत हाई हो जाता है, ठीक है ना। तो जो एम साइक्लिन है ये क्या करेगा, वो सीडीके को बाइंड करेगा, एक कॉम्प्लेक्स बनाएगा। इसी को कहते हैं मैचुरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, एमपीएफ फैक्टर। काफी काफी एग्जाम में पूछता है, हर तरह के एग्जाम के लिए बहुत यूजफुल वीडियो है, शेयर करते रहना, सबका भला होगा, ठीक है। हाँ, कोई नुकसान नहीं है, शेयर करो। सुबह का टाइम है, मूड भी अच्छा है, तो सुबह के टाइम ज़्यादा पढ़ा सकता हूँ मैं। 6 से 7 अगर बैच में ज्वाइन करना है सुबह तो बताओ, ठीक है। हाँ, फीस का थोड़ा देखना पड़ेगा तुम्हें, फीस 52,000 है ना साल का, ठीक है ना। हाँ, साल का लगेगा, 12 महीने का। 12 महीने के बिना कोर्स पूरा नहीं होगा ना, तो मंथली इसको वो मंथली में आपको पड़ेगा करीब 5,000, ठीक है। मंथली में जाओगे तो 5,000 पड़ेगा पूरे बायोलॉजी का, 2,500 बॉटनी का, 2,500 है ना जूलॉजी का, ठीक है। तो 5,000 पूरा पड़ा, तो 12-5-60 हुआ। लेकिन हम आपको कितना कर रहे हैं, 52,000 में हम कर देंगे। और इंस्टॉलमेंट भी चाहोगे तो इंस्टॉलमेंट कर देंगे, 4 इंस्टॉलमेंट कर देंगे, है ना। 13,000 करके आप 4 बार में दे दो, ठीक है। 13 चौके 52, राइट। 13, ठीक है, क्लियर हो गया। तो एम साइक्लिन का रोल बता दिया कि एम फेज अगर चलाना है तो एम साइक्लिन चाहिए और सीडीके भी चाहिए। तो एम फेज फास्फोलेट हो जाएगा, टारगेट को फास्फोलेट कर लेगा तो एम फेज स्टार्ट हो जाएगा। तो एम फेज स्टार्ट होने से फायदा क्या है, स्पिंडल बनेगा, क्रोमोसोम कंडेंस होगा, और ज़्यादा कंडेंसेशन की बात हम कर रहे थे। तो एमपीएफ का बहुत रोल है कंडेंसेशन में, और एमपीएफ एक्टिवेट न्यूक्लियर एनवलप ब्रेकडाउन का हेडिंग भी डाला हुआ है, ठीक है। तो क्यों न्यूक्लियर एनवलप को, क्योंकि ब्रेकडाउन होगा तभी तो क्रोमोसोम आएगा, तो क्रोमोसोम कंडेंसेशन स्टार्ट होगी। तो ये सारी बातें आप ये डायग्राम में देखो ना, डायग्राम में दिख रहा होगा, यहाँ पे देखो, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेकडाउन हो रहा है। क्यों, क्रोमोसोम को बाहर आना है। ये कैसे ब्रेकडाउन हो रहा है, ये देखो एम साइक्लिन की वजह से हो रहा है। सीडीके फास्फोलेट कर रहा है इसको, टारगेट को, ठीक है ना। तो अब ये न्यूक्लियर लैमिना जो होती है, इसको बोलते हैं न्यूक्लियर लैमिना, जो वॉल होती है ना। तो इसी को बोलते हैं, जब ये एम साइक्लिन और सीडीके बनती है, इसको बोलते हैं एमपीएफ। क्या बोलते हैं, एमपीएफ। एमपीएफ का फुल फॉर्म मैच्यूरेशन प्रोमोटिंग फैक्टर, ठीक है। तो दूसरा भी होता है, और एमपीएफ अब अगर रहेगा तो जानते हो क्या होगा, एमफेज माइटोसिस खत्म होगी, फिर तो इसको डिस्ट्रॉय होना होगा। डिस्ट्रॉय होने के लिए फिर क्या होगा, एनाफेज प्रोमोटिंग कॉम्प्लेक्स को एक्टिवेट करेगा और एमपीएफ डिस्ट्रॉय होगा। कैसे होगा, ये सारा डिटेल की बात है, वो बाद में बात करेंगे, यहाँ समझ नहीं आएगी आपको। तो दिस इज द एंड ऑफ टुडेज वीडियो। आई थिंक आपको मैंने काफ़ी कुछ डिस्कस किया, सेल साइकिल रेगुलेशन डिस्कस कर लिया, कंडेंसेशन डिस्कस कर लिया, साइक्लिन का रोल डिस्कस कर लिया, एमपीएफ का डिस्कस कर लिया, ठीक है। और कैसे एंटर करती है, इंटरफेज लॉन्ग क्यों होती है, कब डिवीजन होता है, एस्टल एंड एस्टल माइटोसिस में क्या डिफरेंस है, ठीक है। और रेगुलेशन पॉजिटिव नेगेटिव क्या होता है, साइक्लिन डी, साइक्लिन ई, साइक्लिन ए, साइक्लिन बी, DEAB, ठीक है ना। DEAB याद रखना साइकिल, ठीक है। हाँ, कंडेंसिन का रोल, कोहेसिन का रोल, कैसे फास्फोरिलेशन है ना, ये सारा, क्रोमेटिड, सेंट्रोमियर, ट्यूबुलिन, कैनेटोकोर, डायनिन, काइनेसिन, तो इतना पढ़ के फिर शनिवार को टेस्ट भी होगा। अगर खाली टेस्ट देना चाहते हो तो व्हाट्सएप करो, नंबर मैं दे दे रहा हूँ अभी, ठीक है। तो उसमें देख लेना, ठीक है। थैंक यू सो मच, बाय बाय। क्रोमोजन माइटोसिस कंप्लीटेड। नेक्स्ट टाइम हम कुछ और टॉपिक लेंगे, जैसे